नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर के सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक ऑनलाइन लेक्चर लेके। आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जो हमारी डीवाई थ्योरी की सीरीज चल रही है या फिर एक वेब सीरीज चल रही है, उसका ये कौन सा एपिसोड चल रहा है, अभी थर्ड एपिसोड चल रहा है। ठीक है, तो 2 एपिसोड हम कंप्लीट कर चुके हैं और उन 2 एपिसोड में हमारे पास डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर देखने को मिले, जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट हो गया, एक वेव इक्वेशन हो गया, या फिर बोल सकते हैं एक स्टेशनरी वेव के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया, जो कि मैंने यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, मिटाया भी नहीं मैंने, क्योंकि वीडियो में जस्ट बात बना रहा हूँ। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, अब किसकी बात करना है, अभी तक किस चीज में फोकस कर रहे थे हम, वन डायमेंशनल लैटिस में फोकस कर रहे थे, या बोल सकते हैं वन डायमेंशनल क्रिस्टल में फोकस कर रहे थे। और हमने ऐसे अज्यूम किया था कि वन डायमेंशनल क्रिस्टल फॉर ए इलास्टिक वेव बिहेव लाइक ए कंटिन्यूअस मीडियम, और उसको हमने एक स्ट्रिंग की तरह लिया था। ठीक है, हमने बोला था कि जो वन डायमेंशनल क्रिस्टल है उसको हम एक स्ट्रिंग की तरह क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कंटिन्यूअस मीडियम की तरह देख सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या किया था, डेंसिटी ऑफ मोड निकाला था, और डेंसिटी ऑफ मोड कुछ ऐसा हमारे पास निकल के आया था, ये है। और यहां से हमको पता चला था कि इस कैलकुलेशन से कि देयर विल बी द नंबर ऑफ मोड इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग और ऑफ लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल है। और अगर नंबर ऑफ मोड है तो वहां पर हमें क्या निकालनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ मोड निकालनी पड़ेगी। और डेंसिटी ऑफ मोड कुछ इस तरीके से डिफाइन हुई थी। और नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू इन वन डायमेंशनल केस, कुछ इस तरीके से हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। ये चीज क्या है, इंपोर्टेंट है, ये भी चीज क्या है, इंपोर्टेंट है। एक और चीज यहां पर हमने लिखी थी, वो क्या थी, हमारे पास वेव इक्वेशन थी, वो भी क्या है, इंपोर्टेंट है। नाउ इस वन डायमेंशनल केस के एनालॉजी अब हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल केस को क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डील ऑल दिस थिंग, या फिर वी आर गोइंग टू फाइंड ऑल दिस थिंग, नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू, एंड दिस वेव दिस इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इन 3 डायमेंशन एंड द वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। इन तीनों को क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कहां, 3 डायमेंशन में। ठीक है, तो जो वन डायमेंशनल डेटा है ये, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इसको मैं एक कोने में लिख लूँ। ठीक है, और इस कोने को मैं यूज करता हूँ इधर वाले, और एक मिनट यार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या था हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वेव इक्वेशन थी। क्या थी बताओ, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन को जैसे थी मेरे पास, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशनल केस था, 1/v(s) स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय कितना था, डेल टी स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो मेरे पास यू एक्स कोमा टी है, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वो क्या है मेरे पास, देखो दिस इज ए साइन एंड दिस इज कितना आ गया ये, एन पाई बाई एल इंटू एक्स इंटू, और यहाँ क्या आता है, कॉस, और फिर कितना आ जाएगा, 2 पाई न्यू, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। ठीक है, ये न्यू एन है तो खाली न्यू लिखना पसंद कर रहा हूँ मैं। ओके, तो कितना आ जाएगा, खाली न्यू आ जाएगा। और फिर कितना आएगा, देखो फिर ये लिख दो, ये क्या है मेरे पास, जेड न्यू, यानी नंबर ऑफ मोड इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज, और वो कितना आ जाएगा, दिस इज 2L डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पर, VS है, और इंटू कितना आ गया, डी न्यू आ गया। तो दिस इज आवर डेटा, एंड दिस डेटा वी नीड फॉर द to find this all these thing in 3 dimension. Okay, now हिंट डालो in 3 dimension। देखो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, जो थर्ड क्या बोलते हैं उसको वेब सीरीज में यार, थर्ड पार्ट नहीं बोलते, थर्ड एपिसोड। ठीक है, थर्ड एपिसोड है, और थर्ड एपिसोड हमारा काम क्या रहेगा, पहले 1 डायमेंशन में किया, नाउ ऑल द अबव थिंग इन 3 डायमेंशन। लेट मी डिस्कस, तो लिखो, let me discuss all the above thing in 3 dimension, and let me discuss all the above thing for 3 dimension, ठीक है। देखो for 1 dimension since, ठीक है, since for 1 dimension क्या था हमारे पास, for 1 dimension जो मेरे पास इस तरीके से एक 1 डायमेंशनल क्रिस्टल था, कुछ इस तरीके से था, इसको मैंने क्या बोला था, एक कंटिन्यूअस मीडियम की तरह अज्यूम किया था, और एज ए स्ट्रिंग मैंने लिया था जिसकी लेंथ एल थी। इसको मैंने किससे रिप्लेस किया था, ये बोला था कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ए स्ट्रिंग फॉर ए इलास्टिक वेव। ठीक है, इलास्टिक वेव के लिए क्या होगा, एक स्ट्रिंग के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अगर मैं किसकी बात करूं, सिंस फॉर 3 डायमेंशन की बात करूं, एंड फॉर 3 डायमेंशन, फॉर 3D की बात करूंगा, तो 3D में क्या हो जाएगा मेरे पास, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस तरीके से क्यूब टाइप का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक है, यूँ करके, और यहाँ पर क्या लग जाएगी, इस तरीके से स्ट्रिंग, और यहाँ भी एक स्ट्रिंग, और यहाँ भी एक स्ट्रिंग, यहाँ भी एक स्ट्रिंग, और फिर इस तरीके से यहाँ भी हो जाएगा यूँ करके सेम चीज़। ठीक है, इसे मिटा दो इधर पे,
और ये 3 डायमेंशन में ऐसा होगा क्रिस्टल हमारा, ठीक है। ये सबसे छोटी यूनिट है 3 डायमेंशन में, ठीक है। ये एक यूनिट सेल को यूनिट सेल से बना रखा है मैंने एक, ओके ना। अब अगर मैं इसको कंटिन्यूस करने में ये आया, तो जब मैं इसे एक कंटिन्यूस मीडियम अज्यूम करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक सॉलिड क्यूबॉइड आएगा, क्यूब आएगा एक, ठीक है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए क्यूब, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, एक क्यूब के इक्विवेलेंट होगा। एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक होगा नहीं होगा बताओ यार, ठीक है। हाँ भरो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 डायमेंशन में जैसे हमने एक 1 डायमेंशनल क्रिस्टल को किससे रिप्लेस किया था, एक स्ट्रिंग से रिप्लेस किया था, वहीं हम 3 डायमेंशन में क्या कर सकते हैं, इस क्रिस्टल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक क्यूब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस क्यूब इज सॉलिड। ये कैसा है, एक सॉलिड है, यानी कंटिन्यूस मीडियम है। और एक और चीज, यहाँ पर ये जो एंड थे वो क्या थे, फिक्स थे, दीज एंड आर फिक्स्ड, और ये एंड भी क्या था हमारा, फिक्स था। तो इन द सेम वे इन केस ऑफ सॉलिड, जो ये फेसेस होंगे, ऑल द जितने फेसेस होते हैं इसके, ईच फेस विल बी फिक्स। वो फेस क्या होगा मेरा, फिक्स होगा। कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। फेसेस आर फिक्स्ड, तो लिखो फेसेस आर फिक्स्ड, ठीक है। फेस क्या होंगे हमारे, फिक्स होंगे। अब यहाँ पर हमको अब एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा। ये तो मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सेस लिया था, अब यहाँ पर 3 एक्सेस होंगी, तो इसे क्या बोल दो, एक्स एक्सेस, इसे क्या बोल दो, वाई एक्सेस, इसे क्या बोल दो, जेड एक्सेस बोल दो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था ना कि नाउ वेव इक्वेशन फॉर वेव प्रोपोगेटिंग इन दिस मीडियम, तो नाउ, तो इस यहाँ पे लिखो, हैशटैग करके लिखो इसके नीचे, नाउ वेव इक्वेशन ऑफ इलास्टिक वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू 3 डायमेंशनल, क्या हो गया, 3 डायमेंशनल कंटिन्यूस मीडियम क्या हो जाएगा बताओ, कंटिन्यूस मीडियम। देखो 1 डायमेंशन के केस में ये था, तो 3 डायमेंशन में केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डाइवर्जेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी डेल स्क्वायर आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा बता रहा हूँ, ओके इसे ऐसे सेट कर लें। देखो यहाँ पर सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पर x y z तीनों के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर डेल स्क्वायर से ये कर रखा है, डेल स्क्वायर u, और डेल स्क्वायर यू को ये लिख सकते हो फ्रॉम वेक्टर, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है तो वहाँ से आपको पता होगा, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1/vs स्क्वायर। ना सिर्फ vs यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज क्यों नहीं हुई, मैं ऐसा एज्यूम करके चला हूँ कि जब वेव इस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है, हर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या है, मेरी सेम है, ऐसा होता है, ठीक। और फिर कितना आ जाएगा, ये तो सिंपल होगा, ये सिर्फ टी डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सेट सम इक्वेशन नंबर कितने हो गए, 2 इक्वेशन हो गई थी, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ठीक। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी जैसे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये था, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ x आया था, तो यहाँ पर x y z तीनों आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, u किस किस का फंक्शन होगा, x का हो सकता है, y का हो सकता है और z का हो सकता है और टाइम t का हो सकता है, बिकॉज वी आर डीलिंग इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज a साइन, और फिर कितना आ जाएगा देखो, अब ये n देखो, n x एक्सिस के अलॉन्ग n अलग होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग n अलग होगा और z एक्सिस के अलॉन्ग n अलग होगा। तो यहाँ से nx पाई अपॉन l इंटू एक्स, फिर कितना आ जाएगा देखो, साइन ny पाई अपॉन l इंटू वाई, और फिर कितना आ जाएगा इधर पे, साइन दिस इज nz, कितना आ गया, nz पाई अपॉन l इंटू z, और फिर कितना आ जाएगा, इसे मिटाओ, इसे मिटा के यहाँ लिख दूँ, ये कितना था मेरे पास, ये कुछ ऐसा था ना, क्या था ये, z न्यू dz इज इक्वल टू क्या था यार, 2l डिवाइडेड बाई vs और इंटू डी न्यू, ये था शायद, देख लेना, ठीक है, मैं भूल गया, ओके। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये वाला चीज़ आ जाएगा, ये तो सिर्फ टाइम ही होगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, cos 2 पाई न्यू इंटू कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। ऐसे इट इज सम इक्वेशन नंबर
4। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। क्लियर है इतनी बात ना। यहाँ पर nx ny nz क्या है, जो यहाँ n है वो यहाँ क्या है, वो क्या है n इन द डायरेक्शन ऑफ x, दिस इज n इन द डायरेक्शन ऑफ y एंड दिस इज n इन द डायरेक्शन ऑफ z। है वही चीज जो यहाँ लिखी हुई है, लेकिन जब मैं अलग अलग डायरेक्शन में जाऊंगा तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसके नीचे nx लिख दिया, इसके नीचे ny लिख दिया, इसके नीचे क्या लिख दिया, nz लिख दिया। खासियत क्या होगी, यहाँ खासियत क्या थी, फॉर दिस केस दिस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो एंड तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस nx ny nz एंड दिस ऑल 3 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो तभी ये इक्वेशन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि n इक्वल टू 0 पर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा वेवलेंथ, जो कि क्या है, मीनिंगलेस केस है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, n इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया था। n की वैल्यू तो 1 हो सकती है या फिर 1 से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। और जो nx ny और जो nz है वो क्या हो सकते हैं कंबाइनली, मतलब तीनों की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। क्लियर है बात, ओके ना। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या किया था, हाँ अब क्या करो, इस इक्वेशन को यहाँ रखो और सॉल्व करो। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन 4 को इस इक्वेशन 3 में रखो और फिर सॉल्व करो। ऐसा लग रहा है भाई साहब इतना लंबा मतलब डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, और फिर 2 बार, वो भी 3 बार, मतलब 1 2 3 4 बार, 4 बार मतलब 8 बार डिफरेंशिएशन करना है। मतलब लगा लो कितना लंबा हो जाएगा, देखो नहीं होगा उतना लंबा, बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, एक मतलब एक्सपर्ट की तरह सोचना पड़ेगा, या बोल सकते हैं अपनी आंखों को खुला रखना पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, इसको देखो, सिर्फ इस वाले टर्म को देखो, इस वाले ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स वाले की टर्म में होगा, और ये जो टर्म है बाकी बचे हुए वो क्या होंगे, इसके लिए कांस्टेंट होंगे, होंगे नहीं होंगे, आंसर है हाँ होंगे। देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, पहली बार डिफरेंशिएशन किया मैंने, पहली बार डिफरेंशिएशन किया, क्या आएगा, a cos nx पाई अपॉन l इंटू एक्स आएगा। ठीक, उससे पहले मैं ये लिखता हूँ, नाउ इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन कौन सा है, 4 इन 3 ऐसा लिख देता हूँ। देखो इसको मैंने यहाँ रखूंगा, पहले यू की जगह ये पूरी वैल्यू रखूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक मुझको रखना नहीं चाह रहा, क्योंकि कौन करेगा इतना ज़्यादा, लेकिन करेंगे हम। देखो डिफरेंशिएशन से मन में करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, जब एक बार डिफरेंशिएशन होगा क्या आएगा यहाँ पर, देखो a क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा ना, a cos nx पाई अपॉन l इंटू एक्स ऐसा आएगा। फिर ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, और जब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, nx पाई अपॉन l आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x का तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन है, एक बार फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो a तो कांस्टेंट है, a तो a रहेगा। फिर cos इसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी cos x का डिफरेंशिएशन, और cos का कितना होता है, साइन होता है, वो भी किसका, नेगेटिव का, तो कितना आ जाएगा ये, माइनस का साइन nx पाई अपॉन l इंटू कितना आ गया, x आ गया। और ये बाकी के टर्म क्या होंगे, इसके लिए कांस्टेंट होंगे। ये जो टर्म है यहां से लेकर यहां तक, ये इसके पीछे जुड़े रहेंगे, यूं करके जुड़े रहेंगे, नहीं जुड़े रहेंगे। और ऐसा ही क्या होगा हर केस में होगा, ऐसा ही क्या होगा हर केस में होगा। तो यहां पर क्या क्या आएंगे, देखो देखो क्या आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो ओके बताया नहीं मैंने, देखो क्या था, a cos क्या आया था, a साइन nx पाई अपॉन l इंटू एक्स आया था, दोबारा डिफरेंशिएट करके माइनस साइन आया इसके साथ। और फिर किसका होगा, इस वाले का होगा, यानी अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाले का होगा तो अगेन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है इसके पीछे ये सब के सब लग के आएंगे, और वो क्या होंगे, इसके फर्स्ट वाले डेरिवेटिव के लिए कांस्टेंट होंगे, दूसरे वाले के लिए इसका ऐसा ही हाल होगा, लेकिन ये 2 टर्म ये 3 टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तीसरे वाले के लिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, और ये और ये कांस्टेंट होंगे, और चौथे वाले इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन होगा, और ये तीनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। देखो होगा क्या, वो सब के सब क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा क्या, माइनस का nx पाई अपॉन l, दिस चीज यानी दिस थिंग, फिर माइनस कितना आ गया, देखो माइनस कितना आया nx, अब nx नहीं, अब क्या आएगा, इसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में होगा, तो कितना आ जाएगा ny पाई अपॉन l आएगा, एंड इसका स्क्वायर। देखो अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, तो मजदूरी करनी है और वो आपको करनी है। ठीक है, एज ए होमवर्क ले लो, ठीक है, एज ए होमवर्क ले लो, तो एक एक करके यहाँ रखते रहना और करते रहना इसको फिर। ठीक है, लेकिन पेपर में यार ठीक है याद करना पड़ेगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो याद करना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत आसान है, बस आपको आंखें खुली रखनी है अपनी। क्लियर है बात, तो इसके रिस्पेक्ट में हो गया, तो वाई के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर कितना आएगा अगेन माइनस, फिर इसके रिस्पेक्ट में, तो और सब कांस्टेंट होंगे उसके लिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास, 2 बार डिफरेंशिएट होगा तो nz
पाई और अपॉन कितना आएगा एल आएगा और इसका स्क्वायर फिर इक्वल टू, ठीक है। देखो वो सारी चीज़ें यहाँ से कांस्टेंट है, जो बता रहा हूँ ना मैं, ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म यहाँ पर होगा एज ए मतलब कॉमन आ जाएगा पूरे से, ठीक। अब देखो इधर किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में। पहले तो 1/VS² है, इधर 1/VS² है ही। अब टी के रिस्पेक्ट में है, जब इसका पहली बार डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा साइन, ये आएगा मेरे पास 2 पाई न्यू इंटू टी आएगा, और फिर जब अंदर वाले का होगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई न्यू आ जाएगा, ठीक है। पहली बार डिफरेंशिएट करने में, जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, फिर अंदर वाले का होगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इन माइनस से ये सारे के सारे माइनस क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये दो टर्म तो कांस्टेंट है, ये सारे टर्म कांस्टेंट है और ये सारे टर्म यहाँ पहले से कॉमन थे, तो इस टर्म से ये टर्म पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास मल्टीप्लाई में, दिस इज 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, इसको उड़ा दो इधर से, ठीक है। ये निकल के आया मेरे पास फाइनल रिजल्ट, यानी इसको इधर रख के क्या आंसर आया, ये आंसर आया, ठीक। आई होप आपको जो मैंने बोला, जो शॉर्टकट मैंने अपनाया वो आपको समझ में आया होगा और जरूर आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो खुद से करो एक बार, ठीक है, करना ही पड़ेगा आपको। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करो, इसको बाहर निकाल दो, मतलब स्क्वायर कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा ये nx² इंटू पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा एल स्क्वायर, फिर प्लस दिस इज ny² एंड दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन कितना आया ly स्क्वायर, फिर प्लस का दिस इज naz² इंटू पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया एल स्क्वायर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज 4 पाई स्क्वायर इंटू न्यू स्क्वायर अपॉन ये आया मेरे पास कितना vs स्क्वायर। देखो सबसे पाई स्क्वायर कॉमन है और यहाँ भी पाई स्क्वायर है, ये उड़ जाएंगे सारे पाई स्क्वायर, उड़ा दिए सारे पाई स्क्वायर उड़ गए, अच्छी बात है, फिर उड़ गए तो। और सबसे 1/L² कॉमन है, क्या है 1/L² कॉमन है, ले लो। तो यहाँ से क्या आ गया nx² प्लस ny² प्लस nz² एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना 4 न्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ गया vs² आ गया, ठीक है। इस L² को उधर ले जाओ, तो ये क्या आ गया मेरे पास, देखो दिस इज इक्वल टू nx² प्लस का ny² प्लस का nz² एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज 4 न्यू स्क्वायर अपॉन L² अपॉन कितना आ गया ये vs² आ गया, ठीक है, ये आ गया। ओनली दोज फ्रीक्वेंसी इज प्रोपगेट थ्रू द क्रिस्टल विच फॉलो दिस इक्वेशन, सिंपल है, ठीक। तो ओनली दोज फ्रीक्वेंसी है तो दूसरा वेवलेंथ ही बोल सकते हैं, और क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ में रिलेशन होता है, उसका क्या होता है c/λ से रिलेशन होता है। तो ओनली दोज फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ कैन प्रोपगेट थ्रू क्रिस्टल which follow above equation, जो ऊपर वाले इक्वेशन क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस किसी क्रिस्टल से क्या कर सकती हैं, प्रोपगेट कर सकती है। क्लियर है बात। तो ये इक्वेशन वो दिखा रहे हैं हमको, तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, इस तरीके से स्टार लगा दो। अब बात करते हैं किसकी, कि नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या निकालना है। ये दो चीज़ें निकल गई, ये निकल गया, अब इसकी बारी है, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। अगला क्या हो जाएगा, मतलब इसके बाद तो लिखो यहाँ पर नंबर ऑफ, यार तो कोई भी नहीं लिख रहा है, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू फॉर 3D केस, दैट इज, उसको दिखाते कैसे हम, न्यू जेड इंटू डी न्यू, ये निकालना है हमको, ये चीज़ क्या करना है हमको, निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान सुनना, बात सुनना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ लेट अस अज्यूम इन इक्वेशन 4, इन
इक्वेशन 4 में कुछ अज्यूम करते हैं। देखो ध्यान सुनना बात को, बहुत मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना, मतलब सबसे क्रूशियल पार्ट है इस पूरी सीरीज का। यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है जो मतलब बहुतों के सुट निकल जाएगा दिमाग के ऊपर से, लेकिन ऐसा निकालना नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, नहीं निकलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। सीधे दिमाग में लग जाएगा तीनों के खट करके, जैसे मीम समझ में आते हैं ना आपको, वैसे ही समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको आँख खुली रखनी है और स्टेप बाय स्टेप समझना है, ठीक है। तो देखो क्या है, इन इक्वेशन नंबर 4 में मैं कुछ अज्यूम कर रहा हूँ। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि दिस n स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर, कि क्या अज्यूम किया मैंने, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर लेट तो पहले लिख दिया तो सीधे लिखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर एंड दिस इज, इसको ऐसे ऐसे बोलो पहले, इन इक्वेशन दिस लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 4 न्यू स्क्वायर, या पहले एल स्क्वायर पहले लिख दो, ठीक है, अच्छा रहता है वो, 4 एल स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा वी एस स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास आर इक्वल टू कितना आया, आर इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 2L, इसका रूट हो जाएगा ना 2L न्यू अपॉन वी एस हो गया, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, आर निकल के आ गया, ठीक है। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, और दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ, ये इसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया वी एस स्क्वायर आ गया, ठीक है। एंड सेट इज सम इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, 5 बोल दो, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। अब देखो, अब कहानी शुरू होती है मस्त वाली। मैं इंक भर लूँ कहानी शुरू करने से पहले, आपकी इजाज़त हो तो, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, मैं इसमें इंक भर लेता हूँ क्योंकि खत्म हो गई है, वो दिखेगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। थोड़ा इंक भर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं मस्त करके अपनी कहानी को आगे। अरे ख़त्म तो नहीं होगी यार, लानी पड़ेगी आज के लिए हो जा। ओहो ये तो पोलियो हो गया यार, 2 बोझ ज़िंदगी की, कुछ तो झड़ जा भाई, ख़त्म हो गया यार। कहाँ गया वो, अरे इसका ऊपर कहाँ रखा मैंने, इधर है। ओके चलो देखते हैं कब तक चलता है, इसकी उम्र तो ख़त्म होगी। देखो तो ये क्या निकला मेरे पास, आर मतलब ऐसा हम अज्यूम करने के बाद ऐसा आया ना। ये चीज़ क्या है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होते ना, आप इसको जैसे देखते आपके मुंह से वर्ड निकलता स्फीयर, क्या निकलता स्फीयर, क्यों, बिकॉज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, अगर मेरे पास कोई स्फीयर है इस तरीके से, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस एक्स वाई जेड, और ये स्फीयर है, ठीक है। 3 डायमेंशनल केस है, ध्यान देना, ये गोला वो है गोला, ठीक है, स्फीयर बोलते हो जिसको आप, और सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो इसकी जो इक्वेशन होती है स्फीयर की इक्वेशन, अगर इसकी रेडियस कितनी है आर है, इसकी रेडियस कितनी है, सॉरी इसकी रेडियस कितनी है, अगर आर है, जिसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बार आप इसको देखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू सेंटर, यानी सेंटर्ड एट ओरिजिन, और इसको देखो एक बार और एक बार इसको देखो, दोनों सेम है, यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस रिप्रेजेंट स्फीयर इन, लेकिन प्लेन चेंज हो गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया, यहाँ क्या था एक्स वाई जेड था, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है एन एक्स एन वाई एन जेड है। और ध्यान सुनना, दिस इज ए हाइपोथेटिकल केस, ठीक है। हम हाइपोथेटिकल ऐसे सोच रहे हैं, एन एक्स एन वाई एन जेड जैसा कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या क्या होते हैं, एक होता है मेरे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है पोलर स्फेरिकल, और एक होता है सिलेंड्रिकल, यही हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। लेकिन दिस इज, मैं हाइपोथेटिकली सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक एन एक्स एन वाई एन जेड नाम का क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, एंड यहाँ पर लिखो दिस इज, इसके नीचे लिखो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर, दिस इज स्फीयर लिखो खाली, दिस इज स्फीयर इन एन एक्स एन वाई एन जेड कोऑर्डिनेट, एन एक्स एन वाई एन जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बना दो एन एक्स एन वाई एन जेड, ठीक है। इसको पहले स्फीयर बना देते ताकि बीच में सेंटर में लाऊं उसको, अरे सही बना, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत काम चलाओ बन गया होगा, ओके। एंड दिस इज लाइक दिस, नो ये क्या होगी मेरी एन एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस होती थी तो इसको एन एक्स बोल दूँ मैं, और इसको मैं क्या बोल दूँ एन वाई बोल दूँ, और इसे मैं क्या बोल दूँ
एन ए जेड बोल दूँ, दिस इज ए स्पेयर सेंटर्ड एट ओरिजिन इन एन एक्स एन वाई एन जेड प्लेन। और रिमेंबर दैट कि दिस इज एक हाइपोथेटिकल थिंग, ऐसा कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है। दिस इज ए हाइपोथेटिकल, ऐसा आंख बंद की सोचा मैंने, ऐसा होगा, ठीक। तो और द रेडियस ऑफ स्पेयर, जिसकी रेडियस है वो कितनी है, हमने अज्यूम कर रखा है, दिस इज आर, एंड दिस आर इज इक्वल टू दिस थिंग, आर इसके बराबर है। अब देखो ध्यान से सुनना बात को, अब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ इसके अंदर कुछ पॉइंट है, दीज आर पॉइंट इनसाइड दिस स्पेयर, ठीक है। हियर वी हैव ए पॉइंट इनसाइड दिस स्पेयर लाइक दिस, इस तरीके से इसके अंदर क्या है, पॉइंट है, एंड ईच पॉइंट इज ऑक्यूपाइंग यूनिट वॉल्यूम। जो ईच पॉइंट के कारण जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो कितना है, यूनिट है। ध्यान सुनना बात को, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ईच पॉइंट इनसाइड दिस स्पेयर इज ऑक्यूपाइंग यूनिट वॉल्यूम। किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, यूनिट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड दिस स्फीयर इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। ऐसा होगा नहीं होगा, देखो ध्यान सुनना, मैं दोबारा बोलूं, मैं लिख के चलता हूं, ठीक है। तो लेट मी अज्यूम, ये मिटाऊं, इनका काम हो गया, ठीक है। लेट मी assume each point inside this sphere is occupying unit volume, then number of points inside sphere is numerically equal to वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये बात आपके दिमाग में घुसी नहीं घुसी होगी, ठीक है। बहुत इजी बात है, कोई कठिन काम नहीं है। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो हर पॉइंट है उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, यूनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। और अगर मैं ये बोलूं कि इस वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉइंट आ सकते हैं, तो वो आंसर क्या होगा हमारे पास, इस जो मेरे पास स्फीयर है इसके वॉल्यूम के बराबर। और लेट अस से दिस वॉल्यूम इज वी डैश, तो यहाँ से वी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। एंड अब देखो, अब बहुत मजेदार बात है, कहानी बहुत ट्विस्ट लेने वाली है। एंड इफ वी सेड, ठीक है, साथ मिलकर करते हैं, इफ वी सेड each point inside sphere represent इसमें देखना, represent a single mode of vibration, then ध्यान सुनना, then number of mode in range या फिर in radius r कैपिटल R is equal to, बताओ किसके बराबर होगा। देखो ध्यान सुनना, if we said each point inside the sphere represent a single mode of vibration, एक पॉइंट एक मोड ऑफ वाइब्रेशन को दिखा रहा है, देन नंबर ऑफ मोड इनसाइड रेडियस आर इज इक्वल टू कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज दैट इज वी डैश, जो किसके बराबर है, वी डैश के बराबर, एंड दिस इज वी डैश। ओके, इतनी बात क्लियर है बात आपको। नाउ ये तो क्या निकला, आर रेडियस के अंदर मुझे क्या मिले, नंबर ऑफ मोड मिले। मुझे क्या निकालने हैं, ये निकालना है न्यू टू न्यू प्लस ड्यू न्यू में कितने मोड होंगे, ठीक। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, अब इधर से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन आर लिखी है मैंने, इसे ध्यान से देखना। अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर मैं ये बोलूं इफ, या फिर यहां पर देखना इफ आर टेंड्स टू या फिर आर चेंजेस टू, इसका मतलब क्या है अभी, आर चेंजेस टू
आर प्लस डी आर। ठीक है, आर कहाँ से कहाँ चला गया, आर प्लस डी आर की बढ़ोतरी होगी, यानी आर में कितनी बढ़ोतरी होगी, डी आर की बढ़ोतरी होगी। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो 2 कांस्टेंट है, दिस इज एल, ये भी कांस्टेंट है, और दिस इज लेंथ ऑफ द वो उसकी क्यूब की, ठीक है, एक साइड की, और दिस इज वी एस, ये भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ। तो ये कितना चेंज हो जाएगा, देन जो मेरे पास न्यू है वो कितना चेंज हो जाएगा, न्यू प्लस डी न्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सच बताना। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही, देखो लॉजिक देखो, इस हाइपोथेटिकल चीज का मतलब लॉजिकली हो रही है, कोई ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब आर को मैं आर प्लस डी आर कर रहा हूं तो जो न्यू है वो कहां से कहां चेंज हो जा रहा है, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू हो जा रहा है। तो बहुत खूबसूरत चीज है। तो इसका मतलब अगर मैं क्या निकाल दूं कि आर प्लस इस रेंज में आर टू आर प्लस डी आर में कितने नंबर ऑफ मोड होंगे, अगर मैं वो निकाल दूं तो इसका मतलब न्यू टू डी न्यू में उतने ही नंबर ऑफ मोड होंगे, यानी दोनों सेम होंगे। वो क्लियर हुई बात। तो इट मीन्स number of mode in region R2 R plus dr are equal to number of mode in frequency range न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा, जरूर होगा। अब देखो इधर देखो, क्या करो, रेडियस को बढ़ा दो, फिर इसको आर प्लस डी आर कर दो, ये आर था, इसको डी आर बढ़ा दो, दिस इज डी आर बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बढ़ा। तो अब इसके अंदर कुछ होंगे, जो नंबर ऑफ पॉइंट होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोड के बराबर होंगे। अगर मुझे इस पार्ट का वॉल्यूम पता चल जाए, जो ये बना रखी है मैंने, ये जो स्ट्रिप बना रखी है, ठीक है, अगर इस पार्ट का वॉल्यूम पता चल जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोड इन रीजन आर प्लस डी आर निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस रीजन में जो ये मैंने अभी सॉल्व बनाई हूँ करके, इस रीजन में जितने नंबर ऑफ मोड होंगे वो किसके बराबर होगा कि न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू में जितने नंबर ऑफ मोड होंगे उसके बराबर होगा। और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोड होंगे बताओ, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जो स्ट्रिप है ना, जितना इस स्ट्रिप का वॉल्यूम होगा उतना ही तो होगा। अब इस स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना होगा, कौन बताएगा, बताओ फटाफट। तो एंड, ठीक है, तो लिखा हमने, इट मीन नंबर ऑफ मोड इन रीजन दिस इज। तो फ्रॉम फिगर we can say that from figure and above discussion, from figure दोनों कंबाइन करके and above discussion, we can say that number of mode in न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन आर टू आर प्लस डी आर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ईच पॉइंट इज ऑक्यूपाइंग यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने नंबर ऑफ पॉइंट हो किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इट मीन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रीजन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रीजन आर टू आर प्लस डी आर आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस थिंग वी मैथमेटिकली राइट इट एज, कैसे देखते हैं, अभी लिखा था हमने फर्स्ट में, तो क्या था मेरे पास, जेड न्यू इंटू डी न्यू, यही तो क्या है, नंबर ऑफ मोड इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, ये निकल के आया मेरे पास, ये निकल के आया, नहीं निकल के आया। ठीक है, अब देखो, अभी खुश मत हो ना, अभी ये झटका लगने वाला, खतरनाक वाला। ठीक है, ये लेकिन ये पेन को झटका लग गया है, मेरी लिख ही नहीं रही है, क्या करूँ मैं, दूसरी पेन से लिखूँ क्या, इसमें थोड़ा जान आगे हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो अब वॉल्यूम देखो, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन, यानी इस रीजन का वॉल्यूम, जो ये रीजन है ना सॉलिड बना रखा, जो मैंने जिसमें डायरेक्ट कर रखा है, इस रीजन का वॉल्यूम क्या होगा। एक तो क्या कर सकते हो आप, बाहर वाले का निकालो, अंदर वाले का निकालो, माइनस कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, वो रीजन निकल के आ जाएगा। और एक क्या कर सकते हो आप, हमें पता है कि दिस थिंग डी न्यू दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास कितना,
इसका क्या सरफेस एरिया इस अंदर वाले स्फीयर का, और मल्टीप्लाई बाई डेप्थ या फिर मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, वो क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बाहर अंदर वाले का ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई दिस थिकनेस, ये कितनी है मेरे पास, डी आर है, एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये निकल के आया, एंड दिस थिंग इज दिस। ठीक है, तो हमें क्या निकला, सो वी हैव नाउ वी हैव क्या है मेरे पास, देखो जेड न्यू डी न्यू इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर है। ओके, अब हमें ऐसा लगा या फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई साहब जो हमको चाहिए था वो हमें मिल गया है, यानी जो नंबर ऑफ मूड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू हमें मिल गया है। बट दिस थिंग इज रॉन्ग, ये गलत है, ये गलत है। तो सही क्या है, पहले चीज तो ये देखो कि ये गलत क्यों है। ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर, दिस वॉल्यूम इज इन ऑल द ऑक्टेंट। देखो जैसे क्या होता है ना, अगर मैं बात करूँ किसकी, स्फीयर की, तो स्फीयर में कितने ऑक्टेंट होते हैं, 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे, समझ लो 3 डायमेंशन में सोचो, ऑक्टेंट पता है ना, 3 डायमेंशन में सोचो इसको, एक ये तो हो गया पीछे की ओर, एक आगे की ओर, एक उधर, 3 4 और ऐसे 4 नीचे, 4 4 8 ऑक्टेट। जैसे 2 डायमेंशन में क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं ना, सॉरी 8 ऑक्टेट हो गए, और 2 डायमेंशन में क्या होते हैं, अगर मैं 2 डायमेंशन केस की बात करूँ तो 2 डायमेंशन में 1 2 3 4 क्या होते हैं, ये क्वाड्रेंट होते हैं। उस तरीके से 3 डायमेंशन में क्या होते हैं, ऑक्टेंट होते हैं। ठीक है, होते हैं ना ऑक्टेंट, लेकिन ध्यान सुनना, बट ध्यान सुनना, बट जो NX NY NZ है ना, इन्हीं का खेल है भैया। देखो दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज पॉजिटिव, यानी इन्हें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब मैं किस एक्सेस की बात करता हूं, या फिर सेकंड ऑक्टेंट की बात करता हूं, थर्ड ऑक्टेंट की बात करता हूं, या फोर्थ ऑक्टेंट की बात करता हूं, उन ऑक्टेंट में या तो NX नेगेटिव होता है, या फिर NY नेगेटिव होता है, या फिर NZ नेगेटिव होता है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसको मैं दोबारा बनाऊं एक बार इस स्पेयर को, या फिर इसी में समझाऊं, तो दोबारा बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा आपको। देखो इस तरीके से बात करना चाह रहा हूं मैं, ये क्या है, एक एक्सेस ये है, एक ये है और एक ये है। इसको मैंने x बोला है, इसे मैंने y बोला है, और इसे मैंने z बोला है, और यहाँ पर ये स्फीयर है। तो ये क्या हो गया, देखो -x। ठीक है, ये -x हो गया, और ये क्या आया मेरा, -y, ये क्या आया मेरा, -z आया। ठीक है, तो देखो एक तो ये हुआ मेरा इधर पे एक ऑक्टेंट। ठीक है, बन रहा है, देखो नहीं बन रहा, वैसे विजुअलाइज करो यार, ऐसे दिमाग में सोचो। ठीक है, दिस इज -x। ओके ना, अब देखो, अब मतलब वही रीजन आएगा जहां पर NX NY NZ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये NX है और ये NY है और ये NZ है। ठीक है, और ये माइनस का NX है, ये माइनस का NY है, और ये चीज़ क्या है, माइनस का NZ है या नहीं। देखो वही रीजन आएगा जहां पर NX NY NZ क्या करेंगे, पॉजिटिव होंगे। अब वो रीजन कौन सा है बताओ, वो रीजन है ये वाला, ये अब यहाँ नहीं जाने देगा। जैसे ही यहाँ जाएगा ये कौन सा रीजन हो जाएगा, जहाँ NY क्या है, नेगेटिव है, तो उसे यहाँ से कहाँ आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। ठीक है, और इसके नीचे भी जा सकता, जैसे ही नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, NZ क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा, तो उसे यहाँ से कहाँ आना पड़ेगा, इसी प्लेन से होते हुए इधर आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होगा नहीं होगा, ध्यान सुनो। ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ से इधर नहीं जाएगा, यानी इस NY को कट नहीं करेगा। NY को कट करने का मतलब, सॉरी -NY को कट नहीं करेगा, -NY को कट करने का मतलब NY नेगेटिव हो गया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये यहाँ से कहाँ आएगा, सीधे इधर आ जाएगा, पॉजिटिव NX को कट करेगा, और पॉजिटिव NX में आ जाएगा तब वो कहाँ जाएगा, इस NY में आ जाएगा। ठीक है, यानी NZ को कट नहीं करेगा, यानी ऐसे प्लेन में आएगा यूँ करके। ठीक है, ये ऐसे, और तो इसका मतलब ये जो स्पेयर है, जो बचा हुआ स्पेयर है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सिर्फ कौन सा स्पेयर एक्सेप्टेबल है, ये वाला। एंड दिस इज द स्पेयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट ऑक्टेंट। कहाँ पर है ये, फर्स्ट ऑक्टेंट में स्पेयर है, यानी सिर्फ ये पॉजिटिव NX NY NZ को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये कितना पार्ट हुआ, देखो पूरा कितना होगा, पूरा अगर पूरे वॉल्यूम की बात करें तो पूरा वॉल्यूम V है, और ये फर्स्ट ऑक्टेंट पे है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/8 टाइम ऑफ V प्राइम, क्योंकि ये इतने ही 8 पार्ट होंगे ना, तो ये उनमें से एक पार्ट है, तो क्या हो जाएगा 1/8 टाइम ऑफ V प्राइम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो एक्चुअल जो राइट होता है, जो तो करेक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास,
जो करेक्ट रिलेशन हो जाएगा मेरे पास, जो जेड डी न्यू इज इक्वल टू इसका कितना टाइम 1/8 टाइम, तो 1/8 टाइम ऑफ कितना आ जाएगा ये 4πr² इंटू कितना आ जाएगा dr आ जाएगा। तो ये क्या निकला मेरा करेक्ट रिलेशन निकला। ठीक है, समझ में आया बात। तो 1/8 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इसकी वजह से, तो ये ऐसा हो गया। दिस इज अवर करेक्ट रिलेशन। क्लियर है बात। अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पर जो r था मेरा, वो तो क्या था, हमने एक हाइपोथेटिकली कुछ अज्यूम कर रखा था, एक स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है r है, लेकिन ऐसा कुछ स्फीयर तो है नहीं यहाँ पर। तो ये जो r को हमने जो पैरामीटर वहाँ पर अज्यूम किए थे उसके टर्म में लिखना पड़ेगा। अब r हमारे पास क्या था, कहाँ गया यार, अरे यार वो तो मिटा दिया मैंने। देखो मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। जो r था मेरे पास, सिंस जो r² था ऐसा था मेरे पास 4l² न्यू स्क्वायर अपॉन VS²। ठीक है, और भगवान करे ये सही हो, और भगवान पे भरोसा क्यों करें, जब हमारे पास कॉपी है हम कॉपी में देख लेंगे फटाफट। कॉपी कहाँ है मेरी, ठीक है, देखो 4l² न्यू स्क्वायर अपॉन VS², बिल्कुल सही है। तो इसको रख देते दूर अब। ओके, अब देखो, तो ये मेरे पास r है, r² है, तो r क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से मेरे पास। तो जो r इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास कितना, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, दिस इज l² नहीं है l न्यू अपॉन कितना आया VS आ गया। ठीक है, रूट हुआ तो स्क्वायर हट जाएंगे सब में से, और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। अगर ऐसे मैं dr निकालूं तो dr इक्वल टू, ये सारे टर्म कांस्टेंट है, 2l अपॉन कितना आ जाएगा ये VS आ जाएगा, और न्यू का कितना हो जाएगा d न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, dr निकल गया, और ये r² है, तो इसको उठा के इधर रख दो और इसको उठा के इधर रख दो, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ मूड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू निकल जाएगा। ठीक, देखो क्या हो जाएगा। तो z नाउ अगर मैं ऐसे क्या निकालूं, z न्यू इंटू डी न्यू निकालूं, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 1/8 तो रहे यहाँ से, तो 1/8 इंटू दिस इज 4πr²। r² की जगह ये वैल्यू है मेरे पास, इसको उठा कर रखो उधर। तो ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये वैल्यू है मल्टीप्लाई में 4l² न्यू स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया ये VS² आ गया, एंड फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा मेरे पास dr है, और dr की वैल्यू ये लिखिए यहाँ पर कितनी है, देखो 2l डिवाइडेड बाई ये है मेरे पास कितना VS, और ये कितना है मेरे पास यहाँ पर डी न्यू है। तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, 4 दूना 8, और ये 8 से 8 उड़ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास z न्यू इंटू डी जेड इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज इक्वल टू, देखो 4π तो ऐसे रहा, 4π ऐसे रहा, और ये क्या है l इंटू एल, कितना आ जाएगा l³ हो जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा ये न्यू स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया ये VS² इंटू VS की पावर कितना आ गया ये 3 आ गया, और यहाँ के, और यार ये गड़बड़ होगी, इस सब जगह में गड़बड़ लिख दें, नहीं सही इधर ही गड़बड़ लिखें। तो दिस इज डी न्यू और दिस इज डी न्यू, ये आ गया मेरे पास रिलेशन। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, ये जो l³ है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। देखो हमने ऐसा अज्यूम किया था ना, देखो ऐसा अज्यूम किया था हमने, ओके, कि इन 3 डायमेंशन जो हमारा क्रिस्टल होगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी, और ठीक कैसा था, कुछ ऐसा था, ये जो मेरे पास x है दिस इज y एंड कैसा होगा x y z, तो यहाँ को z हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -z। ठीक है, तो ये क्रिस्टल है मेरा, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ विड्थ हाइट वो सारी सेम है, तीन की वैल्यू कितनी है l है, ऐसा है l, तो l³ क्या होगा इसका वॉल्यूम, तो इसको क्या वॉल्यूम लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ से डी न्यू सॉरी जेड न्यू और डी न्यू इज इक्वल टू कितना है 4πv अपॉन VS², और इंटू कितना आ गया VS² इंटू न्यू स्क्वायर इंटू कितना आ गया डी न्यू आ गया। ठीक है, दिस इज अवर डी जेड, क्या निकल, सॉरी नंबर ऑफ मूड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो दिस इज नंबर ऑफ मोड, इसको मिटा दो, ये हो गया होगा नंबर ऑफ मोड इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, ऐसा हो गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। अगर मैं आपसे बोलूं कि डेंसिटी ऑफ मोड क्या होगा, तो निकाल दो, डेंसिटी ऑफ मोड
ठीक है ओके। उससे पहले एक और मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी तक मशक्कत हो रही ना इसी के लिए हो रही है, मैं खुशी नहीं हुआ मतलब ये खुशी है हमारे लिए कि ये हमने ये फाइंड कर दिया है, ये हमारा आ गया है। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन, डेंसिटी ऑफ मोड। और ये डेंसिटी ऑफ मोड आपको वहां भी यूज होगी, कब? जब आप क्या पढ़ोगे? बीबीआर पढ़ोगे, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ोगे। वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। और एक चीज गलत कर दी मैंने, यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो आपने ये रिलेशन वहां पढ़ा होगा, वहां पर सीधे लिख देते हैं, तो आज ड्राइव भी कर दिया, ठीक, क्लियर हुई बात। तो ये क्या है? एक अचीवमेंट हमारे लिए, हमने ये ड्राइव कर दिया। अब देखो आगे देखो, डेंसिटी ऑफ मोड की बात करते हैं। और डेंसिटी ऑफ मोड क्या होता है? जेड होता है। तो दिस इज जेड। तो यहाँ से अगर जेड न्यू निकालना चाहूँगा तो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 4πv अपॉन कितना आ गया? ये vs² इंटू न्यू स्क्वायर, ये आ गया। तो दिस इज अवर डेंसिटी ऑफ मोड। एंड फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि दिस डेंसिटी ऑफ मोड डी न्यू, अब ये पूरा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कांस्टेंट, एंड दिस वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कांस्टेंट। तो दिस इज इक्वल टू दिस इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। किसके प्रोपोर्शनल हो गया है? ये न्यू स्क्वायर के क्या हो गया है? प्रोपोर्शनल हो गया है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करो, यानी क्या बोलूँ? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ठीक, वहां भी ड्रॉ किया था ना हमने, और यहाँ देखो क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने को बोलूं तो ग्राफ होगा ऐसा करके, और किस किस के बीच होगा? हियर वी हैव जेड न्यू, इधर क्या होगा? जेड न्यू होगा, और इधर क्या होगा? मेरा न्यू होगा। जो ग्राफ कैसा आ जाएगा? न्यूज़ का साइन वेरी कर रहा है, और जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो कैसा ग्राफ आ रहा है? एक कंटिन्यूअस ग्राफ आ रहा है। और लेकिन जो 1 डायमेंशन की केस करी थी वहां पर कैसा आया था? डिस्क्रीट आया था। तो फॉर 1 डायमेंशन के साथ आपको याद है ऐसे यहाँ पर डिस्क्रीट लाइनें थी ना, न्यू1, न्यू2, न्यू3, लेकिन यहाँ पर कैसी वैल्यू आएगी? एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलेगा जो न्यू स्क्वायर के साथ क्या करेगा? वेरी करेगा, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर हुई बात? ओके, नाउ एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। समटाइम हम यहाँ पर हमने क्या लिया है? जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसे मैंने कांस्टेंट लिया है। तो आपके लिए होमवर्क है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर मैं ये बोलूं कि ट्रांसवर्स वेव है, जो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी होती है किसी एक सेम क्रिस्टल के लिए, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी से मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है? अलग होती है। तो कोई इलास्टिक वेव लॉन्गिट्यूडनल भी चल सकती है और ट्रांसफर वेव चल सकती है। ट्रांसफर मोड भी हो सकता है उसका, और लॉन्गिट्यूडनल मोड भी हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, ट्रांसफर्स का मतलब वेव ऐसे जा रही है लेकिन वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पॉसिबल है। तो दोनों में जो वेलोसिटी होती है लाइट की किसी एक क्रिस्टल में या किसी एक मीडियम में, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ जाता है। और जो बुक है हमारे पास कौन सी? पुरी एंड बब्बर, उसमें वो नीचे वो लिखा रखा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। वो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ट्रांसवर्स when there is a transverse vibration, then the velocity of sound is different, and when the vibration are longitudinal, then velocity of wave is different, ठीक है। दोनों केस में अलग अलग वेलोसिटी होती है। तो उसके लिए ये जो मेरे पास फॉर्मूला है थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है, ठीक। तो वो उतना बड़ी तोप वाली बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ तक रखो इसको। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ तक हो गया ना। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रिलेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं दिया होता है, वो दिया होता है हमको वेव वेक्टर के टर्म में। ध्यान सुनना बात को कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो रिलेशन होता है मेरे को किस टर्म में दिया होता है? वेव नंबर के टर्म में दिया होता है। वेव नंबर यानी के, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के टर्म में दिया होता है। तो इसको किसके टर्म में लिखो? के टर्म में लिखो। नाउ राइट द अबव रिलेशन इन टर्म्स ऑफ के। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां भी एग्जाम में जाओगे आप, नेट में जाओ, गेट में जाओ, एग्जाम में जाओ, वहां पर आपको ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं दिया होता है। किसके टर्म में दिया होता है? के टर्म में दिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और आपको डेंसिटी ऑफ मोड निकालने को बोला जाता है, यानी ये चीज निकालने को बोली जाती है, ठीक है। तो सेम ही हुई, क्लियर है बात? अब देखो, तो इन टर्म्स ऑफ के, तीन मार्कर यूज कर लिया मैंने, एक भी नहीं चल रहा आज तक ढंग से। क्या है? इन टर्म्स ऑफ के, इन टर्म्स ऑफ के यानी क्या है मेरे पास? वेव वेक्टर, वेव वेक्टर के टर्म में। देखो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा। देखो सिंस फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? या फिर इसको ऐसे लिखो कि जो मेरे पास के होता है वो क्या होता है? 2π/λ होता है, नहीं होता है? ऐसा होता है, के इज इक्वल टू 2π/λ।
और एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है, दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या होता है हमारे पास, लैम्डा यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाई टी, ये होगा। ठीक है, लैम्डा का मतलब यही तो होता है, टी मतलब टाइम पीरियड। ओके, तो यहाँ से के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 2 पाई, और दिस इज वी एस वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाई 1/t क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1/t क्या होता है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूँ, न्यू निकालूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास वी एस अपॉन 2 पाई और इंटू कितना आ गया के आ गया। तो यहाँ से डी न्यू इज इक्वल टू वी एस अपॉन 2 पाई इंटू कितना आ जाएगा, ये डी के आ जाएगा, इंटू डी के आ जाएगा। ये न्यू है और ये डी के है, उठा के उधर रख दो। तो यहाँ से इन टर्म्स ऑफ के, तो जेड के डी के इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज 4 पाई वी अपॉन वी एस की होल पावर 3 और इंटू इसका स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा ये, दिस इज वी एस स्क्वायर अपॉन कितना आ गया ये 4 पाई स्क्वायर आ गया, इंटू और के भी आया और के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर आया, और दिस थिंग ये है मेरे पास कितना इंटू वी एस अपॉन दिस इज 2 पाई इंटू कितना आ गया डी के आ गया। ठीक है, देखो इस 4 पाई स्क्वायर है और वहाँ खाली 4 पाई है। ठीक है, तो देखो इस 4 पाई से ये 4 पाई क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, और इस वी एस क्यूब से ये वी एस क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जेड के इंटू डी के इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो दिस इज वॉल्यूम और दिस इज के स्क्वायर और अपॉन, तो ये कितना आ गया मेरे पास 2 पाई स्क्वायर और ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर डी के आ गया। ठीक है, सही लिख दिया, कोई टर्म छूटा तो नहीं, आई होप नहीं छूटा होगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, डेंसिटी ऑफ मोड या सॉरी नंबर ऑफ मोड इन वेव नंबर रेंज, इन किस रेंज में है ये, के टू के प्लस डी के, के टू के प्लस डी के, इस रीजन में ये चीज़ होगा। ठीक है, तो दिस थिंग इधर है बात। तो देखो अब यहाँ वेलोसिटी आई नहीं तो उसका झंझट ही नहीं है कि ट्रांसफर में क्या होगा और लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, तो सीधे सीधा मेरे पास ये रिलेशन आ गया। ठीक है, तो के पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर बात ना। अगर मैं ये तो किसमें 3 डायमेंशन में हुआ, किसके लिए हुआ है, इन 3D, दिस इज इन 3D। अगर मैं 1 डायमेंशन के लिए देखूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 डायमेंशन में मैंने रिलेशन तो लिखा था, अगर मेरे को याद है मैं लिखने की कोशिश करूँ तो जेड न्यू डी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मैं चेक कर लूँ यार, मैं भूल गया 1 डायमेंशन के लिए क्या था, क्योंकि हम उसके लिए के टर्म में लिख देंगे ना, वो हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। बस तो इतना तो याद होता है नहीं वो चीज़ें। 1 डायमेंशन के लिए था मेरे पास, ये था इधर लिखो रखूँ मैं 2L अपॉन वी एस इंटू डी न्यू, कितना था 2L अपॉन वी एस इंटू डी न्यू था, ऐसा था कुछ। तो अब इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना है, तो सिंपल सा डी न्यू की जगह ये पुट कर दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना जेड के सॉरी वेव वेक्टर के टर्म में लिखना है, तो दिस इज 2L इंटू वी एस इंटू दिस इज वी एस अपॉन कितना आ गया 2 पाई और इंटू डी के, वी एस से वी एस उठा, 2 से ये 2 उड़ा, तो जेड के डी के इज इक्वल टू एल अपॉन पाई इंटू कितना आ गया डी के आ गया। दिस इज 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में हम नंबर ऑफ मोड इन वेव वेक्टर रेंज के टू के प्लस डी के ऐसे निकालेंगे, और 3 डायमेंशन में हम क्या बोलते हैं ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, किधर है बात। तो ये क्या हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ मोड हो गया। और इस लेसन में क्या कर लो आप, मतलब दिलो दिमाग में बैठा दो, कहीं पर अपने सामने से एक सुंदर सा एक पन्ने में लिखो इसको बड़े बड़े शब्दों में और वहां पर चिपका दो। ठीक है, और काम आने वाला है भविष्य में। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बेसिस पर, अब ये तो अभी तक जो हो रहा था ना, ये सब क्या थे कैरेक्टर जमा हो रहे थे, अब क्या होगा लास्ट एपिसोड आएगा, लास्ट नहीं अभी 2 एपिसोड और बचेंगे, और यानी लास्ट से एक पहला वाला एपिसोड, उसमें इसके साथ छेड़खानी करेंगे, यानी इसको स्पेसिफिक हिट निकालने के लिए क्या करेंगे यूज करेंगे। क्लियर है बात। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कंक्लूजन लेके, कंक्लूजन का मतलब अभी कंक्लूजन आने में एक लेक्चर बाकी है, मतलब लास्ट वाला कंक्लूजन होगा जिसमें हम स्पेसिफिक हीट टी की पावर 3 होती है एट लो टेम्परेचर, उसे प्रूव करके छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये कैरेक्टर हैं वो पढ़ने बहुत जरूरी थे और हमने बहुत शिद्दत से ये पढ़े हुए हैं, और आई होप आपको भी ये समझ में आया होगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।